हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यानी यहाँ पे हमें ये देखना है कि पौधे और जंतु जो हैं उनकी उनकी हिफाजत कैसे की जाएगी, उनका संरक्षण कैसे करना है, उसके तरीके और ज़रूरत क्यों पड़ रही है संरक्षण की, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने देखा था कि कक्षा 7 क्लास 7 जो थी उसमें क्लास 7 की साइंस में बूझे एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ एक वन भ्रमण किया था। तो यहाँ पे भी हमारा साथ प्रोफेसर अहमद देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा साथ मतलब बूझ और पहेली के साथ फिर से उनको एक नई जगह ले जाएंगे, वहाँ का भ्रमण करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ लेकर के जाते हैं। वे अपने सहपाठियों के साथ फिर उसके बाद जब उन लोगों ने भ्रमण कर लिया, उसके बाद जब वो अपने क्लासमेट्स के साथ मिले और जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो उसको बांटने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। साथ ही साथ कक्षा के जो दूसरे सहपाठी थे वो भी अपने अनुभवों को बांटने में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत उत्सुक थे। ठीक है, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे। जैसे ये लोग वन का भ्रमण करने गए थे और कुछ और जो सहपाठी थे वो भरतपुर अभ्यारण्य जो है उसका भ्रमण करने गए थे। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लोकचाऊ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी वृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। कुछ ने सुना था, कुछ जो है गए थे वहाँ पे भ्रमण करने के लिए। तो सब के सब जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। तो आगे जो है सबने एक दूसरे से अपना अपना जो एक्सपीरियंस जो था उसको उन लोगों ने जो है शेयर किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले का एक क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वन्य जंतु अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं एवं जैव मंडल, ठीक है, जो बायोस्फीयर है, इन तीनों ही में संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या है। मतलब इन तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आखिर इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है इनको, क्या ऐसी परेशानी आ गई, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वनोन्मूलन एवं इसके कारण, डिफॉरेस्टेशन और उसके जो कॉज हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें है हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के बहुत सारी वैरायटीज पौधे और जंतु सबकी पाई जाती हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। अगर देखा जाए तो ये सारी पौधे एवं जंतु सबकी जो वैरायटीज हैं वो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए और भली अच्छी तरीके से जीने के लिए ये सब आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। क्यों ये बन गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वनोन्मूलन है, डिफॉरेस्टेशन का अर्थ यहाँ पे सिंपल सा बस इतना है कि वनों को समाप्त करने पर, वनों को काट करके जब वहाँ पे वनों को काट करके समाप्त कर दिया जाता है तो वहाँ जो भूमि बचती है उस पर अन्य कार्यों में, मतलब उस भूमि को अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई उद्योग डाल देना, कोई फैक्ट्री डाल देना, तो ऐसे ही किया जाता है। तो वहाँ पे वनों को काट करके उस भूमि का यूज़ किया जाता है। तो यही डिफॉरेस्टेशन हुआ। अब यहाँ पे है कि वन में वृक्षों की जो कटाई है उसकी उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर कटाई हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट इसमें अच्छे से जो है मतलब ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि आपको जो इसमें इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इसी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक अगर इसमें डिफरेंस भी अगर दिया जा रहा है किसी भी चीज़ में, जैसे राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो है अभ्यारण्य में अगर सेंचुरीज में अगर डिफरेंस दिया जा रहा है तो उनका भी क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चन में वो भी पूछे गए। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो बहुत अच्छे से इसे समझिएगा। तो कृषि के लिए भूमि प्रदान करना, आखिर वृक्षों की कटाई क्यों हो रही है। घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, घर बनाने के लिए, कारखाना जनसंख्या बढ़ रही है तो घर बनेंगे, और जो है कारखाने वगैरह इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उन लोग को जो है रोजगार के अवसर और प्रदान हो सकें। इसके अलावा जो पेड़ जो कट रहे हैं तो उसकी लकड़ी का यूज़ फर्नीचर बनाने, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। तो ये सारे रीजंस हैं, इसलिए वनोन्मूलन किया जाता है। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दावानाल जिसे जो है कहा जाता है फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में जो आग लग जाती है ना उसे दावानाल कहते हैं, फॉरेस्ट फायर। और साथ ही साथ भीषण जो सूखा पड़ जाता है, सीवियर एकदम ड्रॉट जो पड़ता है, वो भी सब डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारक हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही सबसे बड़ा रीज़न है इसका, डिफॉरेस्टेशन का। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद यहाँ पे क्रियाकलाप ये दिया गया है कि अपनी सूची में डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए और इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी इस चैप्टर में क्रियाकलाप
जो कहे गए हैं उन्हें आपको करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जो है सूची बनाना है, वन उन्मूलन के अन्य कारणों को लिखना है कि और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, और जो भी आपको रीजन मिले उसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकरण करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वन उन्मूलन के परिणाम। ये जो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं। तो पहेली एवं बूझों ने वन उन्मूलन के जो परिणाम हुए उनको याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि जब वन उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन का जो है फर्क क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो उससे पृथ्वी पर ताप, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण, ठीक है, टेम्परेचर और जो पोल्यूशन है उसकी स्तर में वृद्धि हो गई। ठीक, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो इनके स्तर को कम करने का काम करते हैं, तो जब वही नहीं है तो इनमें बढ़ोतरी हो गई। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो गया, क्योंकि भूमि जल का जो रिसाव का जो आधे से ज़्यादा काम तो जो है जो वन होते हैं वही कर देते हैं। ठीक है, तो जब वन ही नहीं है तो भौम जल एक जगह स्थिर नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा तो जो है उनका रिसाव का जो मतलब कि भूमि के अंदर जो जल है, वाटर लेवल है, उसका लेवल नीचे गिर जाएगा। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यहाँ पे इन दोनों को ये भी पता है कि जब वन उन्मूलन होता है तो प्राकृतिक संतुलन है ये भी प्रभावित हो जाता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये बताया था कि यदि वृक्षों की कटाई इसी प्रकार अगर चलती रही, तो आगे उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इसी प्रकार अगर ये जो वृक्षों की जो कटाई है वो चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। वर्षा के लिए जल चक्र का चलना जरूरी है। ठीक है, वाटर साइकिल जब कंप्लीट होगी तभी वर्षा होएगी। ये वन उन्मूलन होने की वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो वर्षा में कमी आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा, और इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वही जल चक्र का मुख्य कारण होता है। ठीक है, और वर्षा का मुख्य कारण होता है। मेन बात तो यहाँ पे ये है। और उसके बाद जो इवापोरेशन का जो सबसे ज़्यादा लेवल जो इवापोरेट होता है वाटर का, वो पेड़ों के द्वारा होता है। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तो यहाँ पे पेड़ ही काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वर्षा में भी कमी आएगी। और भूमि की उर्वरता में कमी कैसे आ सकती है, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांधे रखते हैं। ठीक है, और जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है, वो उपजाऊ जो मिट्टी की परत होती है वो ऊपरी परत होती है। पेड़ पौधे जब काट दिए जाएंगे तो उनको बांधे रखने का जो काम करने वाले हैं वो तो है नहीं। ठीक है, और बाढ़ वगैरह अगर आई तो ऊपर की जो सतह है मिट्टी की वो उसका अपर्दन हो जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगी और फिर उसके बाद सिर्फ चट्टान ही रहेगी। मतलब कि मेन उर्वरक जो है लेयर है, उर्वरक फर्टिलाइज जो लेयर है वो हट जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा होगा। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो ये सारे रीजंस हो जाएंगे। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है डिफॉरेस्टेशन है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि बाढ़ और सूखे जैसी जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनकी जो है इनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बुझो का, उससे भी देख लेते हैं कि जो वनोन्मूलन है उससे एक और जहां वर्षा में कमी आ रही है दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव है। तो इसे भी देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो नहीं रहा है, उसका लेवल सिर्फ बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा उसे हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका इफेक्ट यही पड़ा कि जो है इसकी मात्रा में बढ़ोतरी आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है, क्योंकि उसका यूज तो हो नहीं रहा है तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर जैसा बना लेती है, एक बादल जैसी एक पूरी लेयर बना लेती है। ये क्या करती है कि पृथ्वी के द्वारा जो है उत्सर्जन हो रहा होता है ऊष्मीय विकिरणों का, ठीक है, इसका प्रग्रहण, इसको ये ग्रहण कर लेती है, इसे वापस से वायुमंडल में नहीं जाने देती है। ठीक है, और इसकी वजह से होता क्या है, और ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बनती है ये जो है पृथ्वी की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बनती है। ठीक है, थोड़ी ऊंचाई पर होती है। मतलब सीधा सा ये कह सकते हैं कि वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बीच में एक अवरोधक की तरह ये एक लेयर के रूप में काम करने लग जाती है जब इसका लेवल बढ़ जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो इसका सीधा सा सबसे बड़ा जो परिणाम होगा वो होगा
विश्व ऊष्मन का जो ऊष्णन का जो है ये इसका परिणाम होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगी। अब पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन, अब पृथ्वी के ताप में जब वृद्धि होगी तो इससे जल चक्र जो होगा, वाटर साइकिल भी इफेक्टेड हो जाएगी, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब जल चक्र का संतुलन बिगड़ेगा तो वर्षा दर में भी कमी आ जाएगी, जिसके कारण क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। तो पूजो का एक क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सूखा क्यों पड़ रहा है। तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, कार्बन डाइऑक्साइड से सारा मैटर बढ़ा, ठीक है, पेड़ों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ी तो उसने एक लेयर बना ली, जिसकी वजह से जो पृथ्वी की जो ऊष्मा थी वो बाहर नहीं जा पाई, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लग गया, ताप की वृद्धि होने लग गई, जिससे वाटर साइकिल इफेक्टेड हुई, जिससे वर्षा में कमी आ गई, और कुछ जगह पे जिन जगह पे वर्षा की कमी आई वहां पे सूखा पड़ गया, ड्रॉटिंग आ गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। तो मृदा के जो गुण हैं इनमें भी, मिट्टी के गुणों में भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसका भी मेन कारण जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्षेत्र की जो मृदा है इसके जो भौतिक गुण हैं उस पर वृक्षारोपण जो हो रहा है उसके और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके की वनस्पति वहां पे लगाई जाती है, जिस तरीके का वृक्षारोपण होता है, इसका उस मिट्टी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग ने खेतों में नहीं पढ़ा था कि जैसे उसका खेत की जब उर्वरक क्षमता जब खत्म हो जाती है, यानी खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता जब खत्म हो जाती है तो वहाँ पे जो है फली वाली जो फसलें होती हैं, जैसे कि दाल या मटर वाली, उनको उगाया जाता है। तो पेड़ों की वैरायटी की वजह से, तो उनकी जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी उर्वरक क्षमता जो है बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की जो कमी हुई है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यही बात कही गई है कि वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव जो है वो मिट्टी के गुणों पर पड़ता है। क्लास 7th का आप स्मरण कर सकते हैं कि वृक्ष जो है वो किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। ये लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 7th में हम लोग ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा था कि जो वृक्ष होते हैं वो मृदा अपरदन को किस तरीके से रोक रहे होते हैं। तो भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपर की जो परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है, वो हटती चली जाती है। तो मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें, जब ऊपर की परत हटती जाती है तो नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में जो ह्यूमस की कमी आ जाती है, क्योंकि मृदा की जो ऊपरी लेयर होती है उसी में ही मेन ह्यूमस होती है। ह्यूमस ही मेन जो है उपजाऊ होती है किसी भी पौधे के उगने के लिए, और वो हट जाती है और इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो वो हट गई तो जो उसकी फर्टिलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में, अब इस तरीके से जो फर्टाइल लैंड थी वो अब किस में चेंज होने लग जाएगी, जो है डेजर्ट में चेंज होने लग जाएगी, मरुस्थल में परिवर्तित होने लग जाएगी। इसी को ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है, डिजर्टिफिकेशन। इसी को ही, यही जो कंडीशन है कि जब भूमि की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो वो भूमि फिर कैसी कहलाती है, मरुस्थलीकरण उसका हो जाता है, ठीक है। तो डिजर्टिफिकेशन वहां पे हो जाता है। अब आगे देखते हैं, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता। अब वनोन्मूलन जो हुआ तो उससे जल धारण क्षमता जो है तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब वनोन्मूलन जैसे डिफॉरेस्टेशन का एक और इफेक्ट ये पड़ा कि मृदा की जो जल धारा, जल को रोकने की जो क्षमता थी वो भी जो है उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ा। साथ ही साथ भूमि की जो ऊपरी सतह थी उससे जल का जो नीचे की तरफ जो उसका जो है अंतःस्रवण हो रहा था, उसका जो मतलब कि अंदर की तरफ उसका रिसाव हो रहा था, ठीक है, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। यही रीजन है। तो दूसरा जो बूझो का जो एक क्वेश्चन था वो बाढ़ आने वाला, वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि बाढ़ आने का रीजन क्या था कि जल धारण की जो क्षमता है, जल धारण तो हो ही नहीं पा रहा है, तो उससे जो है क्या होगा कि जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो ढलान वाले एरिया वहां भरता चला जाएगा, जो कि परिणाम स्वरूप बाढ़ का जो है रीजन बनेगा। मृदा के अन्य गुण जैसे कि पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वनोन्मूलन की वजह से ये सब भी प्रभावित होते हैं। हमने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, वनों से ही प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्रियाकलाप है उसमें क्या दिया गया है कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीव भी प्रभावित होता है, ठीक है। जो वन में रहने वाले जो जीव होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये आखिर कैसे वो प्रभावित होते हैं, इन कारणों की सूची बना करके अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे, वन्य प्राणियों के बारे में देखेंगे, तभी आप इसकी सूची बना सकते हैं और उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वन एवं वन्य प्राणियों का
संरक्षण, कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव जानने के पश्चात हमने इसका प्रभाव तो देख लिया, क्या क्या इफेक्ट पड़ा, हर जितने भी इफेक्ट थे ना डिफॉरेस्टेशन के, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, हर एक दूसरे से इंटरलिंक था, ये हमने देखा था। सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की कटने की वजह से हर कोई प्रभावित हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो काफ़ी चिंतित हो गए जब उन्होंने इसको देखा। उसके बाद वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। ये यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कि उससे हर कोई इफेक्ट होगा, तो इनको हम बचा कैसे सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वो उपाय बताते हैं। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर अहमद, वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए, तो इसके लिए प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और उनके जितने भी उनके क्लास के जो क्लासमेट्स थे, जो इसके बारे में जानना चाहते थे, उन सब के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, मतलब कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो थे उसके भ्रमण का आयोजन उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने एक जगह जो है डिसाइड की, वो थी पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो पचमढ़ी जो जैव मंडलीय बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र जो है, इसको उन्होंने चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। तो ये जो है पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसके ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें जो है मिल जाएंगी, इसके काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर भी होंगी, डिस्कस भी हो जाएंगी। तो देखिए इसमें प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा अनूठी है। ठीक है, तो यहाँ का जो बायोस्फीयर, यहाँ की जो जैव विविधता है बहुत ही ज़्यादा अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी वहाँ के जो कर्मचारी थे श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र के में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया, क्योंकि वो वहाँ के कर्मचारी थे, वहाँ के अधिकांश चीज़ों के बारे में उनको पता होगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बच्चों का आप मार्ग निर्देशन करिए और जो है उनको बताइए यहाँ की चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। उन्होंने सबसे पहली बात जो ये बताई, वो ये बताई कि जो जैविक महत्व है, ठीक है, तो जैविक महत्व के जो क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा करना हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जैव मंडल जो बायोस्फीयर है वो पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो हम लोग ने ये पढ़ा था काफ़ी, जो बायोस्फीयर के अंदर जो और जितने भी मंडल हैं, ठीक है, उन सबको भी हम लोग ने पढ़ा था, जैसे कि जो जल मंडल जो था और स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, इन सब के बारे में हम लोग ने, एटमॉस्फेयर वगैरह सबके बारे में हम लोग ने पढ़ा है। लेकिन जैव मंडल यानी बायोस्फीयर वो होता है, वो पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें जितने भी सजीव पाए जाते हैं। तो वो सजीव में वो जल में पाए जाने वाले सजीव, हवा में पाए जाने वाले, वायु में पाए जाने वाले सजीव और स्थल पर पाए जाने वाले सजीव सब आ जाएंगे, अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो मेनली यहाँ पे जैव विविधता जो है वो एक इंटर रिलेशन है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जितने भी जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं, जितने भी जीवों की प्रजातियां हैं, उन सब के बीच में एक इंटर रिलेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं जो हम लोग ने अपना पर्सनली जो प्रयास किए हैं एवं समाज ने भी जो है प्रयास किए, इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। तो ये सभी मिलकर के इसकी जो है सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी जो है चिंतित हैं इस बारे में। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। तो सरकार का ये काम होता है कि उनके जो है वन और जो वन में रहने वाले जो जीव हैं, वन्य जीव, उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा हेतु नियम बनाए, विधियां बनाए और नीतियां बनाए। तो यहाँ पे है कि वन्य जंतु अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये जो वन्य जंतु अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो ये जो सेंचुरीज हैं और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इनका और साथ ही जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में पौधे और जंतु दोनों के लिए ही ये सुरक्षित हैं और जो है संरक्षित भी हैं, सुरक्षित क्षेत्र भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले है वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों ही यहाँ पे आएंगी।
इनमें आवासों के संरक्षण हेतु, उनके रहने की जो जगह है उनके संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, ठीक है, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक लाइन एकदम कायदे से जो है पढ़िएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो ये वाइल्ड लाइफ जो वो होती है, सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें होता क्या है कि वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, वनस्पतियों की अलग और जो एनिमल्स हैं उनकी अलग, और उनके जो आवास हैं उनकी संख्या, उनकी जितनी भी जाति, उनकी जो प्रजाति हैं, चाहे वो वनस्पति की हो चाहे वो जंतुओं की हो, और साथ ही साथ उनके जो रहने के जो स्थान हैं, उनके आवास, उन दोनों ही चीज़ों का संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षित करना, उनके क्षेत्रों को चिन्हित करना कि कौन सी ऐसी जो जगह है जो बहुत ही ज़्यादा जो है खतरे में है, ठीक है, तो उनको सुरक्षित करना, उनको चिन्हित कर लेना, वो जिस और उनको ऐसे अंडर में ले आना कि उसी को ही हम क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य के अंतर्गत वनस्पति, प्राणी जाति, उनकी प्राणियों की और वनस्पतियों की जाति प्रजाति सब आएंगी, साथ ही साथ उनके जो आवास है वो भी आएंगे। इन सब का संरक्षण करना किस में आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनमें राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यानी कि ये तीनों ही रोल ये निभाते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनका यही रूल है, यही यहाँ पे रोल है इनका कि वनस्पति जात और प्राणी जात और साथ ही साथ उनकी रहने की जो जगह है उनको संरक्षित करें, उनको जो है मतलब कि सुरक्षित रखें। तो यहाँ पे है कि वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई और शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु जो शिकार किया जाता है, पोंचिंग की जाती है, इन क्षेत्रों में ये निषिद्ध है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये वृक्षारोपण वगैरह जो है, ये जब इन एरियाज के, यानी कि जो एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आ रहा है, या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ रहा है, या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो वहाँ पे ना वृक्षारोपण कोई कर सकता है, ना कृषि कर सकता है, ना चारागाह, या ना ही वृक्षों की कटाई, ना ही शिकार, और ना ही खाल प्राप्त करने के लिए जो शिकार किया जाता है, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है, ठीक है, सब जो है यहाँ पे निषिद्ध है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके कि ये है क्या क्या। पहले तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, वह क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी जो एग्जाम्स हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहें, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे जंतु और उनके जंतु, ठीक है, और उनके जो आवास हैं वो किसी भी प्रकार की जो ट्रबल होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कोई भी विक्षोभ हो, उससे सुरक्षित रहे, कौन, जंतु और उनके आवास। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल पार्क हो जाएंगे, इसमें वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित, यहाँ पे वन में रहने वाले जो जंतु हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वो होते हैं, यहाँ पे वन्य जंतुओं के लिए ये जो है रखा गया है राष्ट्रीय उद्यान भी, इसके लिए जो है आरक्षित क्षेत्र हैं कि यहाँ पे मतलब फ्री होकर के एकदम स्वतंत्र रूप से जो है और आवास एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का जो जानवर है, वन में रहने वाले जो जीव हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली वो जंगलों में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों, ठीक है। तो देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सब आ जाएंगे, वन्य जीव भी आएंगे, पौधे भी आएंगे, जंतु संसाधन भी आएंगे, और उस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं ये भी आ जाएंगे, ठीक है। उस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीव जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाएंगी, नेशनल पार्क भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इसमें वन्य जीवन भी आ जाएगा, पौधे भी आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे, आदिवासी वहाँ रहने वाली जो कुछ जनजातियाँ हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, उनको भी जो है संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। उनको भी जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्व की जाएंगी। अब यहाँ पे क्रियाकलाप क्या दिया गया है कि अपने ज़िले, आप जिस भी ज़िले में रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है हम लोग भारत देश में रहते हैं, बाकी ये जो काम है प्रदेश और ज़िले का ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल, तो यहाँ पे क्या क्या करना है, नेशनल पार्क और जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, इन सब क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए कि आपके जिले, आपके प्रदेश में इनकी संख्या क्या है, और इसको सारणी में फिल करिए, ठीक है। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र से भी दर्शाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप भारत का जो मैप है उसमें आप इसको दर्शा भी सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
जैव मंडल। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ना, इसी में ही आपको ये चीज़ करनी है। आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ पे कितने अभ्यारण्य हैं, कितने वहाँ पे राष्ट्रीय जो है नेशनल पार्क हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं, जितने भी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन सब की संख्या आपको यहाँ पे डिनोट करनी है। यहाँ पे जो सारणी दिखाई है, जैव मंडल अभ्यारण्य आरक्षण क्या होता है। तो ये वाला जो है बायोस्फीयर रिजर्व, अब इसकी बारी आएगी कि जैव मंडल आरक्षण में, जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, एक एक करके सब में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो जब उसमें प्रवेश किया तो माधव जी ने उन्हें ये समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। मतलब उन्हें ये मेनली ये बताया बच्चों को कि जो जैव विविधता है, ठीक है, बायोस्फीयर जो रिजर्व एरिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वहाँ पर मेनली जैव विविधता, जैसी वहाँ की जैव विविधता होगी, उसके संरक्षण के उद्देश्य से, कि उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, उसके उद्देश्य से ही जो बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ की विविधता को देखते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ होता है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, सभी जंतु, सभी सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ आपको एकदम कायदे से क्लियर हो गई कि जैव विविधता होती क्या है, कि एक पर्टिकुलर एरिया, विशिष्ट एरिया ले लिया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी प्लांट, जितने भी जंतु, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सब आ जाएंगे, उनकी सारी प्रजातियां आ जाएंगी। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो बायो रिजर्व होता है, ये उस जिस भी क्षेत्र का ये बायो रिजर्व है, वहाँ के जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, वो वहाँ की विविधता और वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। तो किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ तो हमने बताया कि भाई देखिए, जो बायो रिजर्व होता है इसके अंतर्गत सब आते हैं। तो अगर यहाँ इसके अंतर्गत पौधे भी आ रहे हैं, जंतु भी आ रहे हैं, और इसमें रहने वाली जो जनजातियाँ हैं वो भी आ रही हैं, सूक्ष्म जीव भी आ रहे हैं, तो सब कोई अगर इसमें आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि बाकी का जो हम लोग ने एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा था, कि जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी थी और नेशनल पार्क वगैरह पढ़ा था, तो वो जंतुओं के लिए था, जंतुओं को संरक्षित करने के लिए था। तो वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो हम लोग गए कहाँ पे थे, मतलब बूझ और पहेली कहाँ गए थे, वो लोग गए थे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व जो था वहाँ पे गए थे। तो ये जो क्षेत्र था, ये सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो नेशनल पार्क है वो भी आया, और साथ ही साथ वन्य जंतु अभ्यारण्य क्षेत्र जो थे ये भी आए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। सारणी में किस तरीके से फिल करना, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये रखना है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया, इस मैप में ये दिखाया गया है, ये संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोरी अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सतपुड़ा का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूरा सतपुड़ा ही का दिया गया, सॉरी पचमढ़ी का जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये पूरा दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें अभ्यारण्य भी दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान भी दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के जो अभ्यारण्य है वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है, आपकी अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले जैव, मतलब कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें जो जैव विविधता है उसको, बायोडाइवर्सिटी को जो डिस्टर्ब करने वाले कारक हैं उनकी सूची बनाई कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को डिस्टर्ब कर सकते हैं, विक्षोभित कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ जानबूझ के किए जाते हैं, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, कि ऐसी गतिविधियाँ जो अपने आप हो जा रही हैं या जो अनजाने में हो जा रही हैं, तो जिससे जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इफेक्टेड हो रही है, तो इसकी आप सूची बनाइए, उसे कैसे रोका जा सकता है, और अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। तो इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो ये काम आपको
करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनको समझते जाना है, और जो यहाँ पे काम दिए गए, क्योंकि ये देखिए ये एक क्या है कि क्योंकि ये जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग ही ट्रैवलिंग से हुई है। ठीक है, तो एक सफ़र किया जा रहा है, एक मतलब कि यहाँ पे एक भ्रमण हो रहा है पूरी तरीके के एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो आप ये एक भ्रमण है, तो जाहिर सी बात है एक भ्रमण की तरीके से यहाँ पे बच्चों को ही क्रियाकलाप जो है कार्य करने के लिए दिया जाता है कि जिस जगह आप गए हैं तो वहाँ की चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की हैं वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करी। उसी तरीके से यहाँ इस चैप्टर में जितने भी क्रियाकलाप दिए गए हैं तो उसमें यही कहा गया है कि आपको ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, कि आपके एरिया में अगर कोई अभ्यारण्य है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इफेक्टेड पड़ रही हैं उसको आप नोट डाउन करके अपनी मतलब जो सारणी है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब हम पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में देखेंगे। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। जब वो लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व में गए तो वहाँ की जो हरियाली थी उसकी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की। वे लंबे लंबे सागौन यानी टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। तो लंबे लंबे सागौन के जो पेड़ थे उसे देख करके, और जो वन्य प्राणी थे, वन में रहने वाले जो अलग अलग तरीके के जो प्राणी थे उनको देख करके भी ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। ठीक है, जो है बच्चे साथ में गए थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह इसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, जिस जगह वो रहते हैं वो उसमें खुश रहते हैं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो माधव जी ये बताते हैं कि कुछ जंतु और कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, तो इसी तरीके से कि जो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मतलब कि पौधे, पेड़ पौधे, और जो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति जात होती है, मतलब कि पेड़ पौधे और जो जंतु पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो पाए जा रहे हैं वो उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं, और जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं वो उस क्षेत्र की प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है क्या इसी को ही हम वनस्पति जात होती है इसको हम फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि फ्लोरा और फौना क्या होता है, और प्राणी जात जो होता है इसको फौना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एक स्पेशल एरिया, ठीक है, वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा कहलाते हैं, एवं जीव जंतु प्राणी जात यानी फौना कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरा और फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतु। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है साल, सागौन, आम जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि। ठीक है, ये सब वनस्पति जात हैं, ये सब जो है फ्लोरा में आते हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन और चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि ये सब पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जाति यानी फौना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि ये किसके दिए गए हैं, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किस किस तरीके के जो जंतु पाए गए। तो यहाँ पे हमने फ्लोरा में देखा साल, सागौन, आम जामुन, सिल्वर फर्न, जो ऐसे नाम जो है पहले कभी ना सुने हो उसे ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जैसे कि जो जंतु हैं उनमें चीतल हो गया और जंगली कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, या फिर यहाँ पे जैसे चिंकारा दिया गया, बर्किंग दिया गया, नीलगाय दिया गया, तो ये सब कहाँ है, पचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके ये फौना आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये हिरन है, ठीक है, और जो बाघ वगैरह है, चीतल, जंगली कुत्ता, इन सब के यहाँ पे स्ट्रक्चर, और कुछ यहाँ पे जो पौधे हैं उनका भी दिखाया गया। तो ये जो है फर्न का जो पौधा है उसको दिखाया गया, ये जामुन का पौधा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्रियाकलाप। अब यहाँ पे देखिए क्या काम दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। अब जाहिर सी बात है आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो फ्लोरा और फौना है अगर आप उसको पहचान सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, जितने भी तरीके के आपको मिल रहे हैं उनकी आप उनको पहचानिए और उनकी सूची बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब ये जो स्पेशल जो मतलब कि एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं, एक एंडेमिक स्पीशीज जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो है वैसे भी पूरे जो बायो रिजर्व था, बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें तो वो लोग भ्रमण कर ही रहे थे। अब वहाँ जंगल के एक ऐसे एरिया में चले गए जो बहुत ही शीघ्र ही एक शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। गहरा जो एरिया होता है वहाँ बहुत शांति होती, वहाँ वो लोग चले गए।
बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देख करके अचंभित रह गए, एक बड़ी सी गिलहरी को देख करके। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो विशाल गिलहरी है, तो विशाल गिलहरी भी इसे कहा जाता है और ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। तो ये इन्होंने जो है माधव जी ने बताया कि जो जिएंट स्क्वेरल है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो उनमें कौन कौन से आएंगे। तो पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र, कोई स्पेशल जो क्षेत्र होता है उसमें विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कहने का मतलब है जो वो उस एरिया में पाई जा रही है वो पूरा जो इतना बड़ा अभ्यारण्य है, इतना बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें कहीं नहीं पाई जा रही है, सिर्फ उसी एरिया में पाई जा रही है। तो वो विशिष्ट रूप से वहीं पर ही पाई जा रही है। तो ऐसी जो स्पीशीज हैं, ऐसी जो प्रजातियाँ हैं, इन्हीं को ही हम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। और अभी जैसे हमने बताया, ये किसी विशेष प्रकार के, जैसे कि किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। मतलब कहने का है कि अगर वो किसी राज्य में पाए जा रहे हैं तो वो दूसरे राज्य में ना पाए, तो ये भी उनके लिए जो है ये कहा जाएगा कि ये एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, माधव जी ने पचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के जो पेड़ हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जंगली आम का पेड़ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये दिखाया गया था। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो है उसको दिखा करके विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया कि जब उस जो जंगली आम का जो पेड़ था उसको जब उन्होंने दिखाया तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये विशेष क्षेत्रीय, मतलब कहने का ये उसी एरिया में पाया जा रहा है और कहीं ये देखने को नहीं मिलता है, जंगली आम का जो पेड़ है। विसन भारतीय विशाल गिलहरी, ये जो विसन है ये ध्यान रखिएगा, ये विसन एक गिलहरी का नाम होता है। ठीक है, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। विसन एक गिलहरी का नाम है जो भारत में पाई जाती है। तो भारत की जो विशाल गिलहरी है, जिएंट स्क्वेरल जो होती है, उसे विसन कहते हैं। तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्रणाली, उड़ने वाली गिलहरी है जो कि पचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ की कैसी है, विशेष क्षेत्रीय प्रणाली है कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसी में ही पाई जाती है, बाकी ये कहीं नहीं पाई जाती है। कौन? उड़ने वाली जो गिलहरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक बताई गई है विसन, विशाल गिलहरी। ठीक, तो यहाँ पे पहले का एक क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा है कि मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, क्या ये सच है? तो आइए देखते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब कि जो जानवर हैं उनके आवास के नष्ट होने और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर, मतलब कि जो उनका जो आवास है वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है और नई जो स्पीशीज, उनके अलावा कई और स्पीशीज जो है उनके प्रवेश से, तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है कि ये जो विशेष क्षेत्रीय जो जीव हैं ये सिर्फ उसी जगह ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो अगर उनके ऊपर संकट आया, तो अगर उनकी विलुप्ति की कंडीशन आई तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक गिलहरी दिखाई गई है, ये विशाल गिलहरी है, जिएंट स्क्वेरल का दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ क्या होती हैं? सजीवों की समष्टि का, सजीवों की जो पॉपुलेशन है उसका एक समूह है। क्या? स्पीशीज़। ठीक है, तो सजीवों की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो समष्टि है, उसका एक समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तो ये इंटरब्रीडिंग, अंतर्जनन करने में ये सक्षम होते हैं एक दूसरे से। इसका अर्थ ये हुआ कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के, मतलब इसका जो इंटरब्रीडिंग का जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अंतर्जनन का, इसका मेनली अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़ करके जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक जाति के जो सदस्य हैं वो केवल अपनी ही जाति के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जन्म करके अपनी जाति को बढ़ा सकते हैं। वो किसी अन्य जाति के जो सदस्य हैं उनसे किसी भी तरीके की कोई रिलेशन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण, यही एक कारण है कि जो अपनी ही जाति में जब उनकी जनन की जो प्रक्रिया है वो अपनी जाति के अंतर्गत होती है, तो इसमें से इसलिए उनकी जो लक्षण हैं वो लगभग उनकी जो जाति के हैं वो लगभग सब में सामान्य पाए जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो क्रियाकलाप है उसमें क्या है कि इसमें बताना है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसका एक काम भी आपको दिया गया है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ के जो विशेष क्षेत्रीय जो है जंतु और जो पौधे हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज के जितने भी एनिमल और प्लांट दिए गए हैं उनकी आप उनको देखिए और उनकी आप सूची बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है एनिमल मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है, इसे मेन लिया हमने वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इसे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह जिस तरीके से वनों को संरक्षित किया गया था उसी तरीके से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें इसी वजह से इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा गया। तो माधव जी ने पुनः बताते हुए कहा कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है एवं दंडनीय अपराध है। जो यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एक मतलब दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संकटा, ये जो इस पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट डाउन इसे करिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न यहाँ पे कुछ जो है जंतुओं के वन्य जंतुओं के बारे में दिया गया है जो थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, संकटापन्न है, ठीक है, उनके ऊपर उनकी विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है उनके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे है काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि। तो ये हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे जीवों के जो है नाम बताए गए जिनके ऊपर अगर ये जो वन में रह रहे थे या तो इनका आवास खत्म हो गया होगा या फिर इनकी जिंदगी पर संकट मंडरा रहा होगा कि इनकी जो है जनसंख्या है उसमें कमी आ रही होगी। तो इस वजह से इनको किस में रखा गया है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसमें रखा गया है कि इनकी हिफाजत के लिए, ठीक है। उसके बाद है भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन। अब ये जो भारत में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं इसमें भारतीय जो सेंचुरीज हैं उनमें अनूठे दृश्य भूमि है, बहुत बड़े बड़े समतल वन हैं, पहाड़ी वन भी हैं, बड़ी नदियां हैं, नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि तथा बुशलैंड भी हैं। तो साथ साथ ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिलाकर के ये जो वन अभ्यारण्य नाम तो दे दिया गया है लेकिन क्या है कि ये पूरा जंगल की तरह है, पूरे एकदम फॉरेस्ट की तरह ही सब कुछ रहता है, ठीक है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है वहाँ रहने वाले एनिमल्स के लिए। अब ये है कि ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। मतलब कि ये जो संरक्षित वन है वो भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका यानी वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब कि अब ये जो संरक्षित वनों को संरक्षित तो किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेफ नहीं है। इसका रीज़न ये वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो जो है वहाँ के जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो इसका जो है इसको नष्ट कर रहे हैं, इसका अतिक्रमण करके, ठीक है, इसका इनकोर्च करके इसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा गया। जब वो लोग चिड़ियाघर गए थे तो इसकी यादें ताज़ा करने को कहा गया। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी जैसे कि जो नेशनल पार्क वगैरह हैं वो भी वह क्षेत्र हैं जहां हम प्राणियों यानी जंतुओं का संरक्षण करते हैं। जिस तरीके से जो चिड़ियाघर के बारे में जैसे बताया गया है कि जो प्राणी उद्यान है चिड़ियाघर उसको कहा गया कि उसको जो है उसको आपने घूमा ही होगा तो उसको याद रखिए। तो ये भी कुछ ऐसे जो नेशनल पार्क या चिड़ियाघर वगैरह, नेशनल पार्क की तो अभी बात नहीं की जा रही है, चिड़ियाघर भी इसी तरीके से हर जगह बनाए गए हैं। तो वो भी एक जो प्राणी हैं अलग अलग तरीके के जो विलुप्त हुए या किसी भी तरीके से कोई मतलब कि भटकते हुए वहाँ पहुँच गए हों तो उनको जो है उन प्राणियों को, उन जंतुओं को वहाँ पे संरक्षित किया जाता है, ठीक है। उनको जो है नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अंतर क्या है। अब यहाँ पे एक अंतर पूछा गया है कि ये जो चिड़ियाघर दिया गया है जू है और जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्रियाकलाप में देखिए काम क्या दिया गया। इसमें निकट के चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान जो जू है उसका भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया इसका परीक्षण कीजिए। तो ये आपका काम है कि अपने पास आपके एरिया में जो भी चिड़ियाघर है, जो भी जू है, वहाँ जाइए, उसका भ्रमण कीजिए और वहाँ पे जो एनिमल्स को रखा गया है वो किस वातावरण में रखा गया है उसको देखिए, ठीक है, कि वहाँ पे वो जो है सेफ़ है या नहीं है।
इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है, मतलब वो जो जगह है वो जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है। तो हमने देखा है कि जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर एक ऐसा एरिया होता है, वहाँ पे समझ लीजिए वहाँ पे उनको रखा, मतलब उनको पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है, जगह भी दी जाती है, जैसे वो लोग अपने जो प्राकृतिक स्थल है वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहता है कि मनुष्यों का आना, क्योंकि लोगों के लिए एक मनोरंजन वाला स्थान भी बनाया गया कि कैसे जानवर है, कौन कौन से किस किस तरीके के जानवर है, एक सेफ्टी वाला जो है। तो कह सकते हैं कि उसमें आपको पौधे भी देखने को मिलेंगे, और मेनली जू है उसमें मेनली आपको अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है कि क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन जो 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 प्राकृतिक आवास की बात है वो फिर जो कृत्रिम आवास है उसमें नहीं रहती है। ठीक है, रह सकते हैं। ठीक है, आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? तो देखिए, प्राकृतिक आवास में अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्राकृतिक आवास की तो अपनी ही बात है। ठीक है, तो कोई भी जंतु, कोई भी एनिमल जो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट होगा उसमें वो अपनी तरीके से वो रह सकता है, अपनी तरीके से वो खुल करके एकदम जी सकता है, फिर उसी के हिसाब से वहाँ के जो खतरे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल भी लेगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क में क्या है, सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा हुआ था जिस पर जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ था। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। मतलब कहने का ये एरिया उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा है, और जितने भी जो पर्यावरण के जितने भी संगठक हैं उनको यहाँ पे संरक्षित करने का ये एक पर्याप्त एरिया है। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। ये वनस्पति जाति, प्राणी जाति, फ्लोरा, फौना, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो ये ज़ू और नेशनल पार्क में काफ़ी डिफरेंस देखा जाए तो होता है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, यहाँ आपको फ्लोरा फौना की जो जातियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, दृश्य भूमि भी देखने को मिलेंगी, ऐतिहासिक कुछ जो है जगह है और कुछ वस्तु हैं उनका संरक्षण भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो ये ध्यान रखिए, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो प्रथम आरक्षित वन जो है वो क्या है, सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में पाई जाती है। इस वन की जो खासियत है वो क्या है, ये जो सागौन का जो पौधा है जिसे टीक कहते हैं, ये सबसे अच्छी किस्म की यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक जो है पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मिल गया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चट्टानों में आवास शरण भी स्थित हैं, कि उसकी चट्टानों में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे कैसे रहते होंगे, तो ये भी यहाँ पे स्थित है कि ये इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। यानी कि इन वनों में जो गतिविधियाँ हैं, जो वहाँ पे पत्थर वगैरह में जो स्ट्रक्चर कला वाला जो मतलब कि पिक्चर्स बनाई गई होंगी, तो इससे ये पता चला कि वहाँ पे जो आदिमानव है वो कैसे रहते होंगे, उनकी जीवन यापन के बारे में भी जो है उससे पता चलता है। और चट्टानों के इन मानव जो वहाँ की जो चट्टानें उनको काट काट करके जो बनाया गया है, चित्र बनाए गए हैं, उससे ये पता चलता है कि इन मानव आवास में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। तो इसी से ही तो मेनली पता चलता है, पहले जो चट्टानें हैं कि इससे ये अंदाज़ा लगाएगा कि अगर यहाँ पे आदिमानव रहते होंगे तो जो है कहाँ रहते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, इसका अनुमान लगाएगा। दूसरा, वहाँ पर जो पेंटिंग बनी हुई थी उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है इसमें 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। यानी कि पचमढ़ी में जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे 55 प्रकार की चट्टानें और चट्टानों की जो आवास है उसकी पहचान की जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो लाइन थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जंतु एवं मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया। ये जो चट्टानों में जो कलाकृतियाँ बनी हुई थी, ठीक है, काफ़ी पहले की ये बनी हुई हैं, और इसमें जो है जो जंतु हैं और जो मनुष्य हैं, ठीक है, वो आपस में उनका शिकार करते हुए चित्र है, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्र को बजाते हुए, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, अब है जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड और दिखाई पड़ा जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनको यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है, उनको बचाने के लिए रखा गया है। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु एक जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कहा गया, इसे लागू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य में ये था कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं उनका संवर्धन करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली इसका
का जो रीज़न था वो यही था कि जो बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, ठीक है, उनकी सर्वाइवल पर यहाँ पे मेनली उस पर ध्यान देना था, ठीक है। तो उनके संवर्धन में, उनकी उत्तरजीविता में किस तरीके से उनको उनका जीवन यापन उनको करना है, तो इस पर मेनली यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ एनिमल दिखाए गए हैं, ये बाघ का स्ट्रक्चर है, जंगली भैंसा दिखाया गया है, ठीक है, और कुछ अदर भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे इसका बूझों का एक क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे ये जो पचमढ़ी का जो वन है इसमें बाघ अभी भी पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जिस जगह पे इन लोगों ने ये बाघ संरक्षित क्षेत्र का जो बोर्ड देखा था, तो बाघ उन स्पीशीज में से है, उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से उनको संरक्षित करके रखा गया है, ठीक है। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सतपुड़ा में जो बाघ हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः ये संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। तो यही कहा गया कि जो पूरे जो देश में बाघों की संख्या में जो कमी आ रही थी, सतपुड़ा में जो सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व था, वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ रही थी। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। मतलब किसी समय की बात की जा रही है, यानी इसका मतलब यही है कि इस समय वहाँ पे ऐसे ये सब अब नहीं उपस्थित होंगे। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है, अब ये डिफिनेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए यूज़ की गई है कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है, जो उनकी टाइमिंग है उससे कम होती है और वे विलुप्त हो सकते हैं। कि मतलब ये कहा गया कि एक उनकी जो संख्या होनी चाहिए कि इस संख्या से अगर रहे तो इनके खात्मे का जो है मतलब कि ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उससे काफ़ी कम हो जा रही है तो उनके विलुप्त, उनके जो है नष्ट होने का यहाँ पे रीज़न हो सकता है। तो ऐसे जंतु जो हैं उनको संकटापन्न, इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो है जंतु होते हैं, तो उनमें बाघ भी आता है। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया कि जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनका जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल जो उनका जो मतलब कि उनके रहने की जो जगह है, उसमें अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है तो वो उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए गए कि पौधे और जंतु, उनका जो संरक्षण, उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जितने भी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, उन सब में, सेंचुरीज वगैरह में काफ़ी कड़े नियम लागू किए गए और मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, इन सब पर खासी रोक लगाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहेली ने एक क्वेश्चन किया है कि क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? तो आइए देखते हैं, क्योंकि बड़ों से ज़्यादा तो छोटे जो है, क्योंकि उनकी संख्या भी, उनको ज़्यादा जो है खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उनको जैसे कि यहाँ पे जो जानवर हैं उनको मारना, उनका जलावन करना, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना, ये सब स्वीकार्य नहीं है। इस जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क में काफ़ी कड़े नियम लागू किए गए। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा, क्योंकि पहेली का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देते हुए ये कहते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है बड़े जंतुओं की तुलना में। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं, ठीक है, उनको मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। क्योंकि हमने पारितंत्र के बारे में ये पढ़ा था, इकोसिस्टम के बारे में, कि ये एक पूरा इकोसिस्टम जो चेन सिस्टम पूरा बना हुआ है कि हर एक जो है लेवल का जो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर जो भी है वो एक दूसरे को इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये पूरा अर्थ का जो सिस्टम है वो इसी पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम पारितंत्र में उनके मतलब महत्व को भी नहीं देखते हैं और फिर उनको निर्दयता से उनको मार देते हैं, ठीक है। तो उसको देखें तो उसको मार करके हम स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं कि यद्यपि वे आकार में छोटे होते हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जाता। हालांकि वो आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनका जो पारितंत्र इकोसिस्टम में जो इनका योगदान है इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम का निर्माण करने वाली ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए बूझो क्या कह रहा है, मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। मतलब कि ये जो है इसका ये थोड़ा आश्चर्यजनक इसको लग रहा है कि अगर जो
सॉरी संकटापन्न स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, इंडेंजर स्पीशीज़ का अगर कोई रिकॉर्ड भी है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, तो इसके लिए ये काफ़ी आश्चर्य है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिकॉर्ड भी है। तो ये जो होती है रेड डाटा पुस्तक, इसको देखते हैं। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं कि वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक जो होती है इसमें जो इंडेंजर्ड एनिमल या इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में इसमें जो है उसका रिकॉर्ड होता है, जिसमें जो संकटापन्न स्पीशीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें, यानी पौधों के लिए अलग, जंतुओं के अलग और अन्य जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये पुस्तकें अलग होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड डाटा पुस्तक है उसके विषय में अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट दी गई है इससे आप जो है इसी और अंदर जा कर के इसकी जो अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप इसे पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है प्रवास। ठीक है, तो जो प्रवास वाली जो हमारी होगी ये यहाँ पे हमें देखना है कि जो माइग्रेशन वाला है, ठीक है, माइग्रेशन क्यों ज़रूरी है, कौन लोग जो है माइग्रेशन कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करती है। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं, ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ पे आए हैं। तो माइग्रेशन के बारे में हमें यही देखना है कि आखिर ये जो पक्षी जो है अन्य भागों से उड़कर के यहाँ पे आए हैं उसका रीज़न क्या है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो माइग्रेटेड जो बर्ड्स होती हैं उनमें प्रत्येक वर्ष सुदूर, काफ़ी वर्ष पहले काफ़ी दूर जो है एरिए से, क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़ करके वो यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पे आते हैं। वे यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वे स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। वहाँ बहुत जिस जगह ये लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, वो उनके रहने के लिए जो है उपयुक्त नहीं होता है इनके जीवन यापन के लिए, इसलिए वो वहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करके जो है अपने प्रवासी जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, ऐसे पक्षियों को हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। माइग्रेटेड जो एनिमल हैं वो या माइग्रेटेड जो बर्ड्स हैं वो उन्हें हम कहते हैं जो सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करके जो है किसी जो अपने सुटेबल एरिया हैं वहाँ पे जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले भी जो क्लास पहेली ने कक्षा 7th में इसके बारे में पढ़ा था, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी, क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है। मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो, मतलब कि यहाँ पे वो थोड़ी आश्चर्यचकित है कि अगर कागज़ की जगह कोई और उसकी जगह अगर कोई विकल्प अगर उसकी जगह हो जाए तो ये काफ़ी जो है अच्छी बात होगी, काफ़ी अचंभव वाली बात होगी। तो यहाँ पे कागज़ का रोल जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कागज़ का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। इसके लिए कैसे करना है। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी तरफ एक बार और लेकर के जाते हैं। तो एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं बच्चों का ध्यान। उन्हें बताते हैं कि 1 टन, ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से 17 वृक्षों को काटा जाता है। 17 वृक्षों को, क्योंकि वृक्षों से ही कागज़ बनाए जाते हैं, ठीक है, और 1 टन अगर हमें कागज़ चाहिए तो 17 वृक्षों को हमें काटना पड़ेगा। तो हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। मतलब कि वो ये बताते हैं कि अगर हमें इस कागज़ का उपयोग करना है तो हम इसका 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाली जल एवं, क्योंकि कागज़ जो उत्पादन होता है उसके उत्पादन में जो उपयोग आता है वो जल भी काफ़ी यूज़ होता है एवं ऊर्जा भी यूज़ होती है। तो अगर हम जो है कागज़ का ही जो वेस्ट है, मतलब कि कागज़ को वेस्ट ना करें, इसका पुनर्चक्रण करके इसी को ही बार बार अगर यूज़ कर लें तो हम ये यहाँ पे इन दोनों को भी बचा सकते हैं, जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाली जो हानिकारक रसायन है उनमें भी कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है उद्योग हैं, किसी भी चीज़ का जो है उत्पादन अगर हो रहा है तो उनके, और वो भी रासायनिक तरीके से, और वो भी लैब में अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है हानिकारक रसायन तो निकलेंगे। ठीक है, तो जितना कम हम उसका यूज़ करेंगे उतना कम प्रोडक्शन होगा, उतने ही कम जो है रासायनिक जो हानिकारक रसायन है वो भी निकलेंगे, उनमें भी कमी आएगी। तो बूझो का एक क्वेश्चन है कि क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है, कि ये डिफॉरेस्टेशन है इसका कोई जो है कोई ऐसा
ऐसा जो हल जो कि एकदम मतलब कि स्थिर हो, जो स्थायी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक मेथड दिया गया है डिफॉरेस्टेशन को कम करने का, यहाँ पे दिया गया है पुनर्वन रोपण, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, हमें रिफॉरेस्टेशन करना है, पुनर्वन रोपण करना है। तो देखिए प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर जो है वो वन रोपण है, ठीक है, फिर से पौधों को लगाना। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना, कि जो काटे गए वृक्ष हैं उनकी कमी पूरी करनी है तो हम नए वृक्षों का रोपण करें। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होने चाहिए जो उस वन में पाए जाते हैं। रोपण करने वाले जो वृक्ष हैं वो वही होने चाहिए जो जिस वन में जो है उनका वन रोपण किया जा रहा है उस वन में इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं, जितने हम काट रहे हैं उतने वृक्ष हमें लगाने भी चाहिए। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलित डिफॉरेस्टेशन वाले जो क्षेत्र हैं उनको आबादित छोड़ दिया जाए, यानी कि जो है जो डिफॉरेस्टेशन हुआ यानी कि पेड़ों को काट लिया गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर कोई उद्योग या कुछ बनाया नहीं गया, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, तो वहाँ पे वो पेड़ स्वतः अपने आप ही पुनर्स्थापित हो सकते हैं। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण जो होता है उसमें मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने, क्योंकि उसमें कोई रोल नहीं होता है, उसमें जो भी होगा सब नेचुरली होगा। हम अपने वनों को अब तक बहुत ज़्यादा हम अपने वनों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, बहुत अधिक उसे नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है, यानी कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ हरियाली बचा के रखनी है, तो अधिक वनरोपण ही एकमात्र विकल्प है, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये भी बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है, भारत वन जो है वह एक संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य मिली है कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण, ये जो अधिनियम बनाया गया था इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो वन हैं उनका परिरक्षण किया जाए, उनका संरक्षण करना, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उसके पास रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी आधारभूत, उनकी जो है निजी जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति उनकी हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने के लिए कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि जो है काफ़ी सन्नाटा, काफ़ी अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और फिर जंगली जानवर जो हैं उनका भी खतरा रहेगा। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण, जो इतना इंटरेस्टेड उनका जो भ्रमण था, ठीक है, उसके अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो इस चैप्टर का सिर्फ जो एक क्वेश्चन है बस उसे ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हमें चैप्टर के अंदर सबका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं उसी को ही कहते हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनको क्षेत्र विशेष स्पीशीज या क्षेत्र विशेष स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटेड जो बर्ड्स हैं वो सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किस चीज़ के परिवर्तन कर, वहाँ की जलवायु के परिवर्तन के कारण, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ जाती है तो इस वजह से वो पलायन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी उद्यान, जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र जो है उनमें अंतर बताना है, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। तो इस तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन सबका जो है आपको आंसर ईजिली चैप्टर अच्छे से हम लोग ने डिस्कस किया है तो सब मिल जाएगा, तो एक बार करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।